जब आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि का है या किसी पाप या क्रूर ग्रह के प्रभाव में है या किसी बुरे भाव में यथा त्रिक भावों में से किसी एक में बैठा है, क्या विचार आता है आपके मन में? यही कि ये ग्रह बुरा फल देंगे। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता। भारतीय ज्योतिष बहुत विशद, विस्तृत और समग्र है और इसके कुछ स्थापित सूत्र ऐसे हैं जो अद्भुत हैं, जो ऐसी दशाएं उत्पन्न कर देते हैं कि जब कुंडली में खराब दिखने वाली दशाएं व्यक्ति के सौभाग्य को लाती। नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार उपस्थित हूं आपके समक्ष एक और ज्योतिष विवेचना के लिए। आइए आज हम कुछ ऐसी दशाओं की चर्चा करें जिसमें ग्रह या तो नीच राशि का है या पाप ग्रह के प्रभाव में दिखाई पड़ रहा है या त्रिक भावों में से कहीं बैठा है, लेकिन जातक को सौभाग्यवान बना रहा है। चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं सूर्य से। क्या हो यदि सूर्य राहु के साथ बैठ जाए? ग्रहण योग बन जाएगा। लेकिन यदि यह ग्रहण योग एकादश भाव में बन जाए तो सूर्य की स्थिति अच्छी हो या बुरी हो, मृत अवस्था के हो, बाल अवस्था के हो, नीच राशि में हो, बिना इन बातों का प्रभाव जाने यह फल कथन किया जा सकता है कि ऐसा जातक अभूतपूर्व संपत्ति अर्जित करेगा, यश अर्जित करेगा। यह ज्योतिष का स्थापित सूत्र है। एकादश भाव में बना हुआ सूर्य और राहु की युति से जो ग्रहण योग होता है वह अपने अन्य बुरे प्रभावों के अतिरिक्त ऐसा सुयोग विकसित करता है जिसकी वजह से ऐसे जातक को महाभाग्यवान, सौभाग्यवान कहा जा सकता है। चलिए मान लीजिए कि यहां राहु न हो, अकेले सूर्य बैठे हो, तब क्या हो? एकादश स्थान में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। ग्रहों के बारे में हमने यह चर्चा की है कि कब किस भाव में ग्रह कारक होते हैं, कहां विशिष्ट कारक होते हैं, कहां अति विशिष्ट कारक होते हैं। अति विशिष्ट कारक का नाम ही इस बात की उद्घोषणा है कि यह बहुत अच्छे प्रभाव दे रहा है। तो सूर्य जब भी एकादश भाव में बैठेंगे ऐसा जातक प्रसिद्ध होगा, स्वयं धन अर्जित करेगा और बहुत सौभाग्यवान होगा। एक अन्य चीज भी होगी उसके साथ कि उसके शत्रु बहुत होंगे, लेकिन यह शत्रुता भी उसको समाज में सम्मान दिलाएगी। उसके शत्रु प्रबल होंगे, वह स्वयं प्रबल होगा, इस वजह से परेशान नहीं होगा। उसके शत्रु कभी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि सूर्य यहां बैठकर उसकी शत्रुओं से रक्षा भी करेंगे। तो देखिए, सूर्य अपनी बुरी दशाओं में भी यहां पर बहुत अच्छे हैं। ये बात और है कि यदि सूर्य यहां बली हो, शुभ हो, तब तो कहना ही क्या। लेकिन बुरी दिखने वाली स्थिति ग्रहण योग की, वह भी जातक को सौभाग्यवान बना रही है। आइए एक दूसरे ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। शुक्र द्वादश भाव में बैठ जाए। द्वादश भाव में या अष्टम या खष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि ये भाव ही त्रिक भाव है। लेकिन शुक्र के लिए 12 भावों में सर्वोत्तम भाव द्वादश भाव है। अब समझिए कि यहां शुक्र यदि क्षीण हो, निर्बल हो, किसी पाप ग्रह यथा राहु के प्रभाव में हो तो क्या होगा? व्यक्ति विलासिता की असीमित वस्तुएं प्राप्त करेगा और चरित्र की जब चर्चा की जाएगी तो थोड़ा कमजोर चरित्र का कहा जाएगा। वो अपनी विलासिता की वजह से ऐसे कार्यों में संलग्न होगा जो उसके लिए कुछ
बदनामी भी लेकर आएगी, लेकिन वह जातक होगा सौभाग्यवान। शुक्र द्वादश भाव में बैठा हो, शुक्र के बल की चिंता मत कीजिए। फल कथन करते समय सौभाग्यवान अवश्य कहिए उस जातक को। अब यहां शुक्र यदि बली हुआ, पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं हुआ, तब तो सर्वोत्तम है। लेकिन बुरी दिखने वाली दशा में भी ऐसा जातक भाग्यवान है। आइए एक अन्य ग्रह को लेते हैं, गुरु। बहुत प्रभावी ग्रह, 10,000 नेष्ट फलों को नष्ट करने की अकेले क्षमता रखते हैं। लेकिन जब ग्रह नीच राशि में होते हैं तो सदैव यह बात आती है मस्तिष्क में कि अब क्या होगा, जातक के बारे में क्या कहा जाए। अवश्य कहिए, क्योंकि नीच ग्रह नीच राशि जैसा ही प्रभाव देंगे। लेकिन यदि नवम भाव में स्थित हैं गुरु, तो चाहे वह नीच राशि के भी हो तो भी जातक सौभाग्यवान होता है। तो देखिए, नीच राशि का ग्रह है कुंडली में, वह भी गुरु जैसा, लेकिन जातक सौभाग्यवान है। उसे किसी प्रकार से भाग्य का अवरोध प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि गुरु यहां अच्छे हों तब भी अच्छा ही परिणाम होगा। ऐसा मत समझिएगा कि यहां नीच होने चाहिए। नीच होने पर भी जातक सौभाग्यवान ही होगा। यदि गुरु अच्छे हुए तो सोने पर सुहागा। आइए ऐसे ही एक और ग्रह को लेते हैं, शनि। बहुत क्रूर ग्रह, अपनी न्यायप्रियता की वजह से बहुत बदनाम है। भय व्याप्त है समाज में उनके नाम से। कुंडली में कुछ स्थान ही ऐसे गिने जाते हैं जहां अच्छे कहे जाते हैं। लेकिन यदि खष्टम स्थान में बैठ जाएं तो ऐसी दशा उत्पन्न करते हैं कि जातक के शत्रु ही शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। जो कुछ भी जातक करता है उसकी वजह से एक शत्रु अर्जित कर लेता है। लेकिन मैंने तो कहा आपको कि बुरी दिखने वाली स्थिति जो जातक को सौभाग्यवान बना रही है। शनि के खष्टम भाव में बैठने की वजह से उत्पन्न हुए जातक, जो कि जातक चाहता नहीं है, वह शत्रुता कर नहीं रहा होता है, उसकी इच्छा नहीं रहती है, सावधान रहता है, लेकिन शत्रु तब भी बनते हैं उसकी हर बात पे, उसके हर क्रियाकलाप पे उसके शत्रु बन जाते हैं। लेकिन वो शत्रु उसका कुछ कर नहीं पाते। यहां शनि जितने प्रबल होंगे उतने प्रबल शत्रु बन जाएंगे। और शत्रुओं की प्रबलता ऐसे जातक को समाज में बहुत सम्माननीय स्थिति प्रदान कर देगी। वो शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और लोग ये कहेंगे कि ऐसे ऐसे शत्रु रखकर भी यह व्यक्ति न डरता है न हारता है। एक कहावत है कि किसी व्यक्ति के शक्ति का अंदाजा उसके शत्रुओं की शक्ति से लगाया जाता है। यह ऐसी स्थिति है। बुरी स्थिति में भी शनि बैठे हों, खष्टम में केवल बैठ गए हों, तो आप अवश्य कह दीजिए कि जातक सौभाग्यवान है। यह सौभाग्य लेकर उसके पास उसके शत्रु आएंगे, शत्रु बनेंगे, उसे सम्मान प्राप्त कराएंगे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सोचिए, ज्योतिष शास्त्र की अद्भुत बातें, जहां फल कथन करते समय ऐसी दशाओं में अगर आप ये सूत्र अनुप्रयोग नहीं करेंगे तो फल कथन यही कहेगा कि बड़ी बुरी स्थिति है। लेकिन नहीं, ज्योतिष का फल कथन हमारे शास्त्रज्ञों के, हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित सूत्रों पर आधारित ही होना चाहिए। अवश्य उसमें अनुभव का हम थोड़ा मिश्रण करते हैं। क्यों करते हैं? आइए एक छोटी सी व्याख्या करके इसे समझ लेते हैं। समझिए कि 1925 का दशक है। यदि किसी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति होगी, धन होगा इत्यादि की व्याख्या की जाएगी,
तो मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े योग नहीं बने हुए हैं, अच्छी स्थिति है धन की कुंडली में, तो क्या समझा जाएगा? यही ना कि उसके पास कुछ हजार होंगे रुपए। अगर 50,000 रुपए भी हुए, जो कि वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ 1925 के हिसाब से, तो भी वो व्यक्ति समाज के गिने चुने लोगों, गिने चुने धनियों में गिना जाएगा, महाधनी कहा जाएगा। और अगर यही व्याख्या आज कर दूं किसी व्यक्ति के लिए कि 50,000 रुपए तो रहेंगे इस जातक के पास अवश्य, मानेगा वह व्यक्ति कि वह धनी है? क्या वह धनी है? नहीं। क्यों? क्योंकि देश काल का ध्यान किए बिना यदि कोई फल कथन किया जाएगा तो वह फल कथन सार्थक नहीं होगा, यथार्थ नहीं होगा, वरन उपहास का पात्र बन जाएगा, ज्योतिष शास्त्र का भी उपहास कराएगा। तो फल कथन करते समय सूत्रों को, स्थापित सिद्धांतों को सदैव ध्यान में रखना है, लेकिन एक प्रभावी, एक योग्य ज्योतिष परामर्शदाता होने के नाते अवश्य आपको देश काल स्थिति का अवलोकन करके तभी फल कथन करना चाहिए। तो आज की अपनी इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आज के वीडियो में आपको कुछ उपयोगी लगा तो इसे अवश्य अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ साझा कीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।